नमस्कार दोस्तों, DFA-IAS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज पॉलिटी की क्लास में हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। ठीक है, पॉलिटी की क्लास में हमने संविधान क्या है, संविधान सभा, इसका गठन, उद्देश्य का, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम जो अगला टॉपिक लिखते हैं मूल अधिकार। ठीक है, और जो हिंदी व्याकरण की क्लास है, हिंदी व्याकरण, इसी प्लेटफॉर्म पर उसमें हमने देखिए अलंकार में शब्दालंकार कंप्लीट कर लिया था और अर्थालंकार चल रहा है उसमें। ठीक है, उसमें भी कुछ भाग कंप्लीट कर लिया है। और हिस्ट्री की क्लास में बौद्ध धर्म तक पढ़ लिया है। ठीक है, ये सभी क्लास आपको DFA-IAS प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। यदि किसी के पास नोटिफिकेशन ना आए तो आप सर्च करेंगे DFA-IAS हिस्ट्री करके, तो वहाँ आपको सभी क्लास मिल जाएंगे। देखिए, ये क्लास क्रम में देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए क्रम में देखेंगे तो अधिक समझ में आएगा आपको। यदि आप एक क्लास छोड़ के देखेंगे ऐसे कभी कभी तो कम समझ में आएगा और आसानी नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है, और क्रम से देखेंगे तो एक आसान हो जाएगा और आपको टॉपिक एकदम क्रम से रहेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी और क्वेश्चन को आंसर आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी क्लास देखना है। ठीक है, तो आज हम जो पॉलिटिक्स क्लास में मूल अधिकार पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए कुछ तथ्य हैं इसमें, ये देखिए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट हैं, कुछ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम, SI, पटवारी, जेल प्रहरी या SSC, रेलवे, कोई भी वनडे एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो, MPPSC हो या UPPSC, कोई भी प्रीलिम्स हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये फैक्ट हैं जो। और जहाँ हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस इनमें वो पार्ट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मेंस के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से सम्मिलित किया गया। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है। संविधान में भाग हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो ऐसी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें संशोधन हो सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान। ये आपातकाल वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। और जो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 12 से 35, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। यही अनुच्छेद जब हम मूल अधिकारों को पढ़ते जाएंगे तो इन अनुच्छेद को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार संशोधन हो सकता है इनमें और स्थगित किए जा सकते हैं। मतलब आपातकाल लागू हो, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जब कोई सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण हो, मतलब युद्ध या आक्रमण, तो इस स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है हमारे देश में। और जब ये आपातकाल लागू होता है तो मूल अधिकारों का स्थगित हो जाते हैं, मतलब निलंबन हो जाता है। ठीक है, तो इनमें कौन से अधिकार हैं जो निलंबित नहीं होंगे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 21, ठीक है, और 20, इनका निलंबन नहीं होता। ठीक है, तो याद रखेंगे।
हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब आगे राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे तो वहाँ 352 को डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आप धैर्य बनाए रखें, अभी जितना इसमें समझाया जा रहा है उतना समझने की कोशिश करें। देखिए, एक बार में किसी को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आपको यदि 40% भी समझ में आता है, 40%, तो ये काफ़ी है, ठीक है। जब 2-3 बार हम ऐसे ही, अब वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो ये आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। चीज़ें 40% भी आ रहा है तो ये बहुत है। आप किसी को भी नहीं आता है, किसी से भी पूछ लेना, पहली बार में इतना ही समझ में आता है, ठीक है। 40% से ज़्यादा आए तो ये अच्छा है, नहीं इतना आ रहा है तो काफ़ी है, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जब ये राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे तो वहाँ अनुच्छेद 352 आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि अभी यहाँ हमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पता नहीं है और कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संवैधानिक अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो मूल संविधान था और मौलिक अधिकार 7 थे, फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन 44वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 1978। तो क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया और कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार, और अनुच्छेद 300A जोड़ा गया, अनुच्छेद 300A, ठीक है। तो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्योंकि देखिए, जब भूमि सुधार लागू हुआ था तो जब प्रथम संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, हम आगे पढ़ेंगे, जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो इसमें सभी संशोधन डिटेल से पढ़ेंगे। तो वहाँ क्या हुआ था, भूमि सुधार लागू किया गया था, उसके लिए जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कि जहाँ किसी भी कानून को न्यायालय में चुनौती न दी जाए। लेकिन ये संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय आपके मूल अधिकारों का रक्षक है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये मूल अधिकार है तो भूमि सुधार लागू नहीं किया जाता। तो इसीलिए क्या हुआ था, जिस मूल अधिकार था उससे, देखिए, ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, उसे हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब इस पर मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है, कोई भी निर्णय मतलब कार्यपालिका वो कर सकती है, ठीक है। अब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से इसे बाहर कर दिया गया था कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है और न्यायालय इसका रक्षक नहीं है, मतलब संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात थी पूरी। देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त, 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है, 6। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिए गए, ये वर्तमान में 6 बचे, ठीक। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये दिए गए हैं। देखिए, मूल अधिकारों की बात अनुच्छेद 12 से 35 में, तो यहाँ अनुच्छेद 14 से 35 तक दिया गया है। 12 और 13, अनुच्छेद 12 और 13 मूल अधिकार से संबंधित हैं। ये किस प्रकार संबंधित हैं ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, छूट इसमें नहीं है, मैं बताता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा, मतलब इसमें कहा गया है कि राज्य में क्या क्या सम्मिलित है, राज्य में क्या क्या सम्मिलित है। देखिए, राज्य का मतलब यहाँ स्टेट से नहीं लेंगे, मतलब ऐसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड,
हरियाणा इससे नहीं लेंगे, राज्य का अर्थ है देश, देश, ठीक है, इससे लेंगे यहाँ राज्य का अर्थ। अनुच्छेद 12 में इसी की परिभाषा दी गई है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? जो भी संवैधानिक संस्था हैं, सभी संवैधानिक संस्था, कोई भी निर्वाचन आयोग हो, वित्त आयोग हो, कोई भी संवैधानिक संस्था जिसका अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद से लिए, ठीक है, संविधान में जिसका वर्णन है, वो सभी संवैधानिक संस्था राज्य के अंतर्गत आएंगे। कोई भी संसद ने कानून बना के किसी भी संस्था का निर्माण किया गया हो, वो भी आएंगे राज्य के अंतर्गत। राज्य विधानमंडल ने कानून के द्वारा कोई भी संस्था बनाई गई हो, सब इसी के अंतर्गत आएंगे राज्य के। या कार्यपालिका के अंतर्गत कोई संस्था हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ये सब जितने भी सरकारी संस्था हैं सब राज्य के अंदर आएंगे, ठीक है, सब राज्य के भीतर आएंगे। जहाँ सरकार का हस्तक्षेप है वो सब राज्य के भीतर आएंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा मतलब राज्य में क्या क्या सम्मिलित है, मतलब कोई भी संवैधानिक या सांविधिक संस्था, मतलब संविधान में जिसका अस्तित्व। अभी आपको देखिए समझ में नहीं आएगा कि संवैधानिक सांविधिक संस्था क्या होती हैं, तो आप इतना याद रख लीजिए, ये अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। राज्य में क्या क्या सम्मिलित है? राज्य में आप अभी सिंपल ये समझिए कि देश में कोई भी, जहाँ सरकार का हस्तक्षेप हो, कोई भी संस्था हो, निर्वाचन आयोग हो, वित्त आयोग हो, कोई भी हो, ठीक है, या राज्य जो स्टेट में हो या केंद्र में हो, कोई भी संस्था हो जहाँ सरकार मानी जाती हो, सरकार का हस्तक्षेप हो, वो राज्य के अंतर्गत आएगी, मतलब वो देश की संस्था मानी जाएगी। इसी राज्य के विरुद्ध है मूल अधिकार। मूल अधिकार, तो जब आपके मूल अधिकारों का हनन होगा, तो मूल अधिकारों का हनन आपका यदि राज्य करता है, राज्य मतलब कोई भी सरकारी संस्था या कोई भी सरकार से संबंधित कोई भी कानून हो, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो ये राज्य के विरुद्ध समझे जाए, ठीक है। और इसकी रक्षा के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया अनुच्छेद 12 में। ये बात समझ में आ गई? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, ठीक है। और एक है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 तो इसमें कहा गया है, इसी से देखिए, इसी से शक्तियां मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट को, मूल अधिकारों के रक्षक, मूल अधिकारों का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 13 से शक्तियां मिलती हैं, ठीक। तो इसमें कहा गया है मूल अधिकारों का उल्लंघन कोई भी कानून करेगा वो शून्य समझा जाए। मतलब ऐसे कोई कानून बनाया आपने, आपने ऐसे कोई कानून बना दिया जिसमें क्या हुआ कि जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का, तो आपको कोई भी धर्म चुनने का अधिकार है। और राज्य कोई कानून ऐसा बना दे जिससे इसमें बाधा आए और आप धर्म को चुने ना, और किसी एक धर्म के पक्ष में कानून बना दे राज्य, तो आप इसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और ये कानून शून्य समझा जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर देगा, स्वतः सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर देगा कि इस कानून के कारण जो मूल अधिकार हैं उनका हनन हुआ है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है इसका, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, और राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, मतलब सरकार के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, कोई भी सरकार से संबंधित संस्था हो। और अनुच्छेद 13 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। कोई भी कानून हो, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन करता है वो कानून, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। आइए चलिए अब पढ़ते हैं ये मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 ये सब अधिकार दिए गए हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, और 31 में संपत्ति का अधिकार था, 31 में उसे हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। और ये अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये सेना से संबंधित है, सेना से संबंधित। ठीक है, समता या समानता का अधिकार, तो आज पढ़ लेते हैं इसको, समानता के अधिकार को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। तो ये 14 विधि के समक्ष समता कहा गया, मतलब कानून के समक्ष सभी समान होंगे, कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे। राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा, मतलब भेदभाव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है राज्य कि किसी आधार पर भेदभाव करे, मतलब जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव करे या जाति के आधार पर भेदभाव करे, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सभी लोगों के लिए समान कानून का निर्माण करेगा। ठीक है, सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है किसी धर्म या जाति विशेष के आधार पर उन लोगों के लिए अलग कानून बना दिया और अन्य लोगों के लिए अलग। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेगा, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा, और उन्हें एक समान ढंग से लागू करेगा, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कानून का निर्माण करते वक्त भेदभाव नहीं करेगा, ना लागू करते वक्त भेदभाव करेगा। ठीक है, मतलब कानून की दृष्टि में सभी समान है। ठीक है, सभी समान है, कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, धनी हो, किसी भी प्रकार से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून की दृष्टि में सभी समान है। यदि उसने अपराध किया है तो सभी को दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये बात की गई है इसमें अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये क्या कहा गया है? देखिए, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य मतलब सरकार या देश, मतलब कोई भी, चाहे ये स्टेट हो या केंद्र हो, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। मतलब ये नहीं कह सकता है ये ईसाई धर्म के लोग हैं, ये हिंदू धर्म के लोग हैं, इस आधार पर भेदभाव करे, तो ये अधिकार नहीं है राज्य को। ठीक है, दूसरी बात है नस्ल, मतलब ये इस नस्ल के व्यक्ति हैं, नस्ल होती नहीं, इस नस्ल के, नस्ल मतलब एक जाति का प्रकार है, नस्ल के हैं। ठीक है, नस्ल जहाँ रंग भेद के आधार पर, नस्ल के आधार पर, ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मतलब एक किसी निम्न जाति का या उच्च जाति का है। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मतलब पुरुष है या स्त्री है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। या ट्रांसजेंडर, मतलब धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मतलब कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई दिल्ली का है, तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें 2-3 मिनट हैं और आगे की क्लास हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो बाकी के मूल अधिकार हैं उनमें से कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी क्रम में हमारी तीनों क्लास चलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।